Hello everyone. Guys, this is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वाइब्रेशंस. बॉडी clamped at one point when disturbed slightly from its position of equilibrium starts vibrating. कई सपोज करिए एक बॉडी है जिसको हमने क्लैम्प करा हुआ है और वो अपनी पोजीशन से किसी भी रीजन की वजह से डिस्टर्ब होती है, मतलब जो पोजीशन ऑफ रेस्ट है वहां से वो मोशन में आती है. तो वो बॉडी क्या करेगी, वो बॉडी स्टार्ट करेगी वाइब्रेट करना. The vibrations so produced are called natural or free vibration of the body. तो गाइस, जब वो बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी तो उसका जो वाइब्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे नेचुरल वाइब्रेशन या फिर फ्री वाइब्रेशन. गाइस, सपोज करिए पेंडुलम है. पेंडुलम अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब होता है और ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है. ठीक है, तो जब भी वो ऑसिलेट करेगा तो वो उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा, एक एम्पलीट्यूड होगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल वाइब्रेशन. तो हमेशा हर बॉडी जब भी वाइब्रेट करेगी तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी. एक उसका पर्टिकुलर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा और उसके वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल या फिर फ्री वाइब्रेशन. तो गाइस, यहां पर आपको कुछ पॉइंट समझने हैं, लर्न करने हैं कि जो पीरियड होता है या जो फ्रीक्वेंसी होती है, पीरियड मतलब टाइम पीरियड. हर वाइब्रेटिंग बॉडी का एक टाइम पीरियड होता है, मतलब वो कितने टाइम में अपना एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है. तो गाइस, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा शेप और साइज ऑफ दी वाइब्रेटिंग बॉडी. जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी है उसकी शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. ठीक है गाइस. गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज, जो टाइम पीरियड होगा सच वाइब्रेशन, जो नेचुरल वाइब्रेशन कर रही है, फ्रीली वाइब्रेटिंग बॉडी, उसको हम बोलेंगे नेचुरल टाइम पीरियड. और जो फ्रीक्वेंसी होगी उस वाइब्रेटिंग बॉडी की, उसको हम बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है गाइस. तो गाइस, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी उसका जो टाइम पीरियड होगा वो उसका नेचुरल टाइम पीरियड होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी. Guys, next, every body has its own natural period और frequency. Guys, याद रखिएगा, हर वाइब्रेटिंग बॉडी की अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है या फिर नेचुरल टाइम पीरियड होता है. ठीक है ना. Each body vibrates with the constant neutral frequency. हर बॉडी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है. गाइस, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड. जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो हर सेकेंड में इक्वल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी. ठीक है. नोट द एम्पलीट्यूड ऑफ एन आइसोलेटेड फ्रीली वाइब्रेटिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट. तो गाइस, इस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. मतलब कभी भी उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग नहीं होगा, वो एक ही कांस्टेंट से बॉडी वाइब्रेट करती रहेगी या फिर टू एंड फ्रो मोशन करती रहेगी. तो गाइस, सच फ्री वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी एक्चुअली अकर ओनली इन वैक्यूम. गाइस, हम ऐसी वाइब्रेटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट रेट से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है. मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, सेम फ्रीक्वेंसी से वो बॉडी वाइब्रेट कर रही है. ऐसी बॉडी हमें सिर्फ वैक्यूम में ही वाइब्रेट करते हुए मिल सकती है. मतलब अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन चाहिए जहां पर बॉडी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही है, तो ये कहां पॉसिबल है, ये सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है. अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों मीडियम में क्यों पॉसिबल नहीं है. बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मीडियम offers some resistance due to which the amplitude of vibration does not remain constant but it continuously decreases. तो गाइस, अगर कोई बॉडी किसी मीडियम में वाइब्रेट करेगी तो मीडियम क्या करेगा, मीडियम उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा
और उस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो बॉडी है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा और एक टाइम बाद बॉडी वाइब्रेट करना बंद कर देगी। तो गाइज एक फिगर से समझते हैं कि नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को हम ग्राफ में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइज जो नेचुरल वाइब्रेशन होता है उसमें जो बॉडी है वो कांस्टेंट रेट से और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती है। गाइज ये मान के चलिएगा सेम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, मान के चलिएगा सेम एम्पलीट्यूड है। तो गाइज इस तरीके का ग्राफ बनता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी का जब वो वैक्यूम में वाइब्रेट करता है, क्योंकि उस केस में उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन गाइज अगर हम इसी बॉडी को वाइब्रेट कराएं मीडियम में तो क्या होगा। तो गाइज देखिएगा उस केस में बॉडी वाइब्रेट करेगी, स्टार्टिंग में उसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद बॉडी स्टॉप हो जाएगी, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है गाइज, समझ में आ गया। तो गाइज क्या होता है नेचुरल वाइब्रेशन, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो गाइज ऐसा वाइब्रेशन जहां पर बॉडी का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रही, सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। ठीक है गाइज अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। और गाइज यहां पर कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो गाइज फर्स्ट इज if the bob of simple pendulum is displaced slightly from its mean or resting position। गाइस सपोज करिए एक पेंडुलम है, किसी भी रीजन से वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट पोजीशन से क्या करता है, डिस्प्लेस होता है। इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो वो हमेशा किससे वाइब्रेट करेगा, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, which is determined by the length of the pendulum एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो गाइस याद रखिएगा जो फ्रीक्वेंसी होगी एक पेंडुलम की वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्ट लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सेकंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गाइस आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, दैट इज 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, राइट गाइस। तो गाइज अगर हम देखें तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, आप सब लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। इन दिस केस हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। तो गाइज सिंपल पेंडुलम के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो गाइस ये फैक्टर्स याद रखिएगा, इनको नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन इन पॉइंट्स पे बनते हैं। तो सिंपल पेंडुलम के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। गाइस सेकंड एग्जांपल, व्हेन एन air column in a flute or organ pipe is made to vibrate। गाइस आप लोगों ने सबने फ्लूट को यूज करा होगा। तो गाइस फ्लूट क्या करता है, फ्लूट से एक साउंड आती है, इट मीन्स फ्लूट के अंदर कोई चीज है जो वाइब्रेट कर रही है। तो गाइस फ्लूट के अंदर क्या वाइब्रेट करता है, फ्लूट के अंदर एयर वाइब्रेट करती है। तो गाइस यहाँ पर एयर कॉलम का मतलब है वो लेंथ जितने में एयर फिल्ड है, ठीक है। तो गाइस it vibrates with its natural frequency which is inversely proportional to the length of air column। गाइस एयर कॉलम को समझना बहुत जरूरी है।
वो लेंथ जितने में एयर फिल्ड है। तो गाइज याद रखिएगा, एयर कॉलम के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी एयर कॉलम की, फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम आएगी। ठीक है गाइज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। गाइज इन एन ऑर्गन पाइप भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ओपन एट बोथ एंड। गाइज अगर वो ओपन हो दोनों एंड से, मतलब दोनों एंड से ओपन हो, मतलब दोनों साइड से एयर एंटर कर सकती है। डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द रेशियो 1:2:3। तो गाइस आपको ये यहाँ पे याद रखना है, अगर ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन है तो वहां पे डिफरेंट मोड पे जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो आएगा वो हमेशा क्या होगा, 1:2:3:4 एंड सो ऑन। गाइस कब, जब बॉडी ओपन होगी बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है गाइस, लेकिन अगर वही बॉडी सिर्फ ओपन हो एट वन एंड, मतलब एक एंड उसका कैसा हो, क्लोज हो, मतलब सिर्फ एक ही एंड से एयर एंटर कर सकती है, एग्जिट कर सकती है, तो गाइस उस केस में अलग अलग मोड पे जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो आएगा वो आएगा 1:3:5:7 एंड सो ऑन। ठीक है, while in an organ pipe with one end closed, guys एक end close है, एक end open है, the frequency of different modes are in the ratio 1:3:5। ठीक है guys, तो guys याद रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी होती है एयर कॉलम की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ एयर कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। और अगर हम ऑर्गन पाइप की बात करें, अगर वो दोनों एंड से ओपन है तो जो रेशियो होगा फ्रीक्वेंसी का अलग अलग मोड पर, दैट इज 1:2:3। और अगर एक एंड से क्लोज्ड है, एक एंड से ओपन है, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा 1:3:5। गाइस थर्ड पॉइंट इज व्हेन द स्ट्रिंग इन द इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, गिटार, वायलिन एक्सेट्रा इज प्लग्ड, the transverse vibration of definite natural frequency are produced in the string। guys सब लोगों ने गिटार, सितार, वायलिन देखा होगा, वहां पर क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं, और वहां पर हम स्ट्रिंग्स को प्लग करके क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट मींस कि जो स्ट्रिंग्स है वो वाइब्रेट करती हैं, तो वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है हमेशा विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर वो वैक्यूम में है तो ही उनकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल होगी, उनका वाइब्रेशन नेचुरल होगा, लेकिन अगर वो मीडियम में है फिर उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपको लर्न करना है। तो गाइस सबसे पहले वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सेकंड रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, एंड थर्ड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो गाइस आप लोगों ने देखा है कि इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग साइज के, अलग अलग थिकनेस की स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं। रीजन कि अलग अलग साइज की स्ट्रिंग्स को, अलग अलग थिकनेस की स्ट्रिंग को जब हम यूज करेंगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी। और एक और फैक्टर होता है टाइटनेस। गाइस क्या करते हैं हम, ऊपर पैक्स लगे होते हैं, उनसे हम स्ट्रिंग्स को टाइट करते हैं अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो गाइस दैट इज थर्ड फैक्टर, टेंशन, मतलब टाइटनेस। अब गाइस कैसे डिपेंड करती है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पर भी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेडियस है, थिकनेस है, उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो टेंशन है, टाइटनेस है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो गाइस ये चीजें आपको फैक्टर्स याद रखने हैं, रिलेशंस लर्न करने हैं। गाइस इट मींस अगर मैं चाहता हूं कि मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे, मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे, तो गाइस लेंथ को मैं क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा, बाय डिक्रीजिंग दी लेंथ। ठीक है, क्योंकि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस को क्या करूंगा, रेडियस को भी डिक्रीज करूंगा, क्योंकि रेडियस के भी वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन टेंशन को मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। जितना ज्यादा टाइटनेस होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी, इंक्रीजिंग दी टेंशन टी। तो गाइस याद रखिएगा,
स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सेकेंड इज रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, रेडियस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. थर्ड इज टेंशन और टाइटनेस. गाइस उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो टेंशन और टाइटनेस के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो गाइस ये फैक्टर्स आप याद रखिएगा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के केस में. तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज इफ स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ स्ट्रेच्ड बिटवीन इट्स एंड व्हाट विल हैपन. गाइस अगर एक स्ट्रिंग को हम अटैच करते हैं 2 रिजिड सपोर्ट से लाइक दिस, और गाइस यहां पर हम उसको प्लग करते हैं अलग अलग पोजीशन से, तो क्या होगा. तो गाइस फर्स्ट केस को समझते हैं. इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड इन द मिडल, अगर हम उसको मिडल से प्लग कर रहे हैं ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन वन लूप. तो गाइस उस केस में स्ट्रिंग में एक लूप प्रोड्यूस होगा. दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ. उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल नोट और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कंसीडर करेंगे एफ. गाइस समझते हैं एग्जांपल से. गाइस अगर हम उसको मिडिल से प्लग कर रहे हैं तो गाइस क्या होगा, एक सिंगल लूप बनेगा. यहां से हमने उसको प्लग करा, ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, एक बार वो नीचे जाएगा, एक बार वो ऊपर जाएगा, इस तरीके से वो वाइब्रेट होता रहेगा. आपने देखा होगा, ठीक है ना, आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं. तो एक सिंगल लूप बनेगा. तो गाइस इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ होगी, क्योंकि एक सिंगल लूप बन रहा है, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल नोट. ठीक है गाइस. सेकेंड पॉइंट इज इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट 1/4 लेंथ. गाइस 1/4 मतलब हाफ का हाफ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वन एंड इट्स वाइब्रेट्स इन 2 लूप. तो गाइस इस केस में 2 लूप्स बनेंगे, देखेंगे अभी. This vibration is called first subsidiary vibration of frequency 2f. तो गाइस इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम बोलेंगे इसको फर्स्ट सब्सिडरी वाइब्रेशन, और इस केस में फ्रीक्वेंसी होगी 2f. गाइस देखते हैं. तो गाइस हम इस बार मिडिल से कर रहे हैं. तो गाइस अगर मैं इसको प्लग करूंगा, खींचूंगा, तो गाइस यहां पर बनेगा एक लूप और यहां पर बनेगा सेकंड लूप. ठीक है. अब गाइस क्या होगा, अब ये जब वाइब्रेट करेगा तो एक साइड नीचे आएगी, एक साइड ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा, नेक्स्ट ऊपर और नीचे. तो गाइस नेक्स्ट, तो गाइस ये एक साथ नहीं होगा, या तो ये मोशन होगा या फिर ये होगा, और ये ऑल्टरनेटिवली चेंज होता रहेगा. तो गाइस इस केस में आप देख रहे हैं कितनी वेव बन रही हैं, 2 वेव बन रही हैं. तो इस केस में फ्रीक्वेंसी हो गई 2f. ठीक है गाइस. थर्ड केस, सिमिलरली इफ द स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट 1/6 लेंथ. अगर हम उसको 1/6 लेंथ पर प्लग करें ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वन एंड इट वाइब्रेट्स इन 3 लूप. गाइस इस केस में वो 3 लूप बनाएगा. दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड सेकेंड सब्सिडरी ऑफ फ्रीक्वेंसी 3f. गाइस अगेन फिगर में समझते हैं हम इसको. गाइस हम जो लेंथ ले रहे हैं स्ट्रिंग की वो सेम ले रहे हैं. इस बार हमने क्या करा, 1/6 पोजीशन ली है, 1/6. तो गाइस 1/6 अगर मैं पोजीशन लेता हूं तो यहां पर आप समझिए जो लूप बनेगा ऐसे बनेगा. ठीक है. तो गाइस एक बार ये मोशन होगा और एक बार ये मोशन होगा. तो गाइस यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, यहां पर है 3f एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड सब्सिडरी नोट. गाइस अलग अलग पोजीशन को प्लग करने से नंबर ऑफ वेव अलग अलग प्रोड्यूस होंगी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी. ठीक है गाइस. अब गाइस अगर मैं रेशियो निकालूं यहां पर, तो गाइस जो रेशियो आएगा फ्रीक्वेंसी का वो आएगा f is to 2f is to 3f. इट मीन जो रेशियो हो गया फ्रीक्वेंसी का डेट इज 1:2:3. ठीक है गाइस, याद रखिएगा. thus the different modes of vibration, गाइस इसको बोलेंगे different modes of vibration, क्योंकि हम अलग अलग पॉइंट को प्लग कर रहे हैं. in a stretched string are of frequency 1:2:3.
3। तो गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम एक स्ट्रिंग लें, उसके दोनों एंड को रेजिस्टर सपोर्ट से टाई करें और अलग अलग पॉइंट को प्लग करेंगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, मतलब अलग अलग वेव बनेगी। फर्स्ट केस में एक सिंगल वेव बनेगी, एक सिंगल लूप बनेगा, सेकेंड केस में 2 लूप बनेंगे, थर्ड केस में 3 लूप बनेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है, ये फिगर याद रखिएगा। अब यहां पर आपसे पूछा जा सकता है वेवलेंथ का रेशियो। गाइस अगेन उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस सपोज करिए हम लेंथ को लेट कर लेते हैं L, लेंथ को लेट कर लेते हैं L, और सबसे पहले हम समझते हैं वेवलेंथ क्या होता है। तो गाइस वेवलेंथ क्या होता है, जब एक कंप्लीट वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो गाइस यहां पर क्या ये कंप्लीट वेव है? नहीं, कंप्लीट वेव का मतलब है एक क्रेस्ट, एक ट्रफ और एक क्रेस्ट। ठीक है, तो गाइस इस केस में अगर ये लेंथ L है तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? तो गाइस इस केस में वेवलेंथ हो जाएगी 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, क्योंकि गाइस ये 2L, क्योंकि गाइस ये तो L है और इसमें हाफ वेव बन रही है, दिस इज हाफ वेव। ठीक है, अब गाइस यहां पर वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? तो गाइस यहां पर वेवलेंथ हो जाएगी, अगर मैं 2L में देखूं तो कितनी वेव बनेंगी गाइस? 1 वेव, 2 वेव। तो गाइस 2L में बनेंगी 2 वेव, यानी कि वेवलेंथ हो गई 2L/2। ठीक है गाइस, गाइस अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर अगर मैं लेंथ 2L लेता हूं, क्योंकि गाइस मैं इक्वल लेंथ की बात कर रहा हूं, तो गाइस यहां पे कितनी वेव बनेंगी? 1, और यहां पे बना 1.5, नेक्स्ट में 1.5, मतलब टोटल कितनी वेव बनेंगी? 3 वेव बनेंगी। गाइस 2L में कितनी वेव बनेंगी? 3 वेव बनेंगी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा हम डायग्राम इसको और करके देख लेते हैं। गाइस मान के चलिए एक ये वेव बन गई, इस केस में एक ये वेव बन गई, इस केस में एक ये वेव बन गई। तो गाइस अगर आप नोटिस करेंगे 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। ठीक है, तो गाइस लेंथ कितनी हो गई? 12, और ये हो गया वेवलेंथ। तो गाइस रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा वेवलेंथ का 2L/2, 2L/2 is to 2L/3। तो गाइस रेशियो इज 1:1/2 is to 1/3, और वी कैन से गाइस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो गाइस ये हो गया रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। गाइस लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट है, इन नेचुरल वाइब्रेशन द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फ्रीली वाइब्रेटिंग बॉडी शुड रिमेन कांस्टेंट। तो गाइस याद रखिएगा, नेचुरल वाइब्रेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कांस्टेंट रहती है। बट इन प्रैक्टिस इट डज नॉट हैपन। रीजन आपको पता है, क्योंकि जो हमारा मीडियम है वो एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, बिकॉज द सराउंडिंग मीडियम ऑफर्स रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन टू द मोशन, सो द वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूअसली loses energy due to which the amplitude of motion gradually decreases। ठीक है गाइस, the free vibration only occurs in vacuum। तो गाइस ऐसे वाइब्रेशन हमें कहां मिलेंगे? जहां पर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो ऐसे वाइब्रेशन हमें मिलेंगे वैक्यूम में। तो गाइस ये हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।